वेलकम बैक टू माय क्रैश कोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 1000 स्टैटिक जीके सीरीज के क्लास नंबर 2 और आज का क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा और ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम के पेपर उठा के देख लीजिए, इस सीरीज से एटलीस्ट आपको 2 से 3 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। आप बोल सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन ओनली। नॉन टेक्निकल का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, ये एकदम वास्ट सिलेबस होता है। इसमें अगर आप 1000 क्वेश्चन ओनली पढ़ के अगर 2-3 क्वेश्चन अगर आपको कॉमन मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को कॉमन पाने के लिए लोग 10-10, 20-20 बुक पढ़ लेता। वो छोटा छोटा बुक नहीं, बड़ा बड़ा बुक पढ़ लेते। तब भी पढ़ने का बाद भी हो सकता है कि एक बुक से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आज का क्लास आप लोग कंप्लीट देखना, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 101। लूड इज द फेमस डांस फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लूड निम्नलिखित में से किस राज्यों का प्रसिद्ध नृत्य है? तो किस राज्यों का प्रसिद्ध नृत्य लूड है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ओके, देखिए फोक डांस से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु होता है, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओके, और ऐसे ही देखिए गुजरात के अगर आपको पूछा जाए, गुजरात के जैसे बहुत फेमस है गरबा, उसके बाद होता है डांडिया रास, और एक होता है भवाई, BHAVAI। ये तीनों डांस आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि इन तीनों डांस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। ये जो डांडिया रास, ये क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा था। आरपीएफ 2018 या 19 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें डांडिया रास से क्वेश्चन पूछा था। रेलवे का एग्जाम में गरबा और भवाई से क्वेश्चन पूछा, इसलिए तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। पंजाब का तो आप जानते हैं भांगड़ा और गिद्धा, उसका फेमस डांस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडॉप्टेड फ्रॉम द। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य है, तो इसका कॉन्सेप्ट किस देश से आप कॉपी किया गया है, या आप बोल सकते हैं किस देश के अनुप्रेरणा से इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटी सिस्टम को चालू किया गया? तो ये आप बोल सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, यानी कि रसिया का संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज है और उसी को देख के भारतीय संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज अनुकरण किया गया है। ओके, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है 11 और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है 6। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबका एक कलेक्शन करके मैं एक वीडियो में ऑलरेडी ऐप में डिस्कस कर दिया हूं, वो वीडियो देख लीजिएगा तो ये सब चीज आपको पता चल जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 है क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो 6 है वो क्या क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, उसके बाद और भी काफी सारा जो चीज है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। व्हिच कंट्री शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो देखिए कौन से ऐसा देश है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ उसके बॉर्डर है, मतलब ऐसा कौन सा कंट्री है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो कौन सा है? ये आपका चाइना है और रसिया भी आपका सेम टू सेम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाइना और रसिया हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। चाइना और रसिया का लार्जेस्ट नंबर ऑफ
इंटरनेशनल बॉर्डर है अलग अलग देशों के साथ। टोटल कितना देश के साथ है? टोटल 14 देश के साथ ये इन दोनों देश अपने बाउंड्री को शेयर किए हैं। ओके, जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया कितने देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर किया है, अगर लैंड बॉर्डर का बात करें तो लैंड बॉर्डर टोटल स्थलीय सीमा टोटल कितना देश के साथ शेयर किया है, तो तब आपका हो जाएगा 7 देश के साथ। और अगर आपको पूछा जाए मैरीटाइम बॉर्डर यानी कि समुद्री सीमाएं, तो समुद्री सीमा किन किन देश के साथ है, तो टोटल 2 देश के साथ है। कौन सा? श्रीलंका और मालदीव्स या मालदीव्स। ठीक है, तो देखिए मैरीटाइम बॉर्डर यानी कि समुद्री सीमाएं 2 देशों के साथ है, और लैंड बॉर्डर यानी कि भूमि सीमाएं या स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ है? 7 देशों के साथ है। कौन कौन सा देश है? जैसे आपका है पाकिस्तान, लिख देता हूं, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, ये सब हम लोग का प्रतिवेशी देश है, क्योंकि इन सब देश के साथ हमारा देश का बॉर्डर शेयर हुआ है। ओके, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 देशों के साथ भारत अपना लैंड बॉर्डर शेयर किया, यानी कि स्थलीय सीमाएं शेयर किया है। और अगर आपको पूछा जाए भारत मैरीटाइम बॉर्डर यानी कि समुद्री सीमाएं किन किन देशों के साथ शेयर किया, 2 देशों के साथ शेयर किया, एक है मालदीव्स और दूसरा है श्रीलंका। ओके, तो टोटल कितने देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर किए? 7 + 2 9, तो टोटल 9 देशों के साथ भारत अपना बॉर्डर को शेयर किया है। तो लैंड बॉर्डर 7 और मैरीटाइम बॉर्डर यानी समुद्री सीमाएं 2 है। ओके, देखिए एक एक्स्ट्रा चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो आपको लिख लेना है। जैसे इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज को छोड़ना नहीं है। जैसे नेबरिंग कंट्री अगर बात करें, NEIGH, बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो प्रतिवेशी देश इधर हम लिखेंगे, जैसे सबसे पहले अगर लिखते अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भारत के किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर किया है? किस किस स्टेट है? POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो देखो जो POK पॉइंट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो वो वाला जो पोर्शन है उसके साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर है। ओके, बांग्लादेश अगर बोले तो बांग्लादेश भारत के किस किस देश के साथ बॉर्डर, किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर किया है? जैसे वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम। ये आपको जितना भी मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखना। फिर मेघालय, त्रिपुरा, असम। बहुत कष्ट करके मैं आप लोगों के लिए सब चीज एक ही जगह में लेके आया हूं, इसीलिए आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चाइना। चाइना भारत के किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर किया? सबसे पहले आप अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको जानना ही है, अरुणाचल प्रदेश। फिर मणिपुर, फिर सॉरी ये मणिपुर नहीं, ये गलत मैंने लिख दिया, ये आपका हो जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम।
ठीक है, तो इतने सारा स्टेट के साथ चाइना अपना बॉर्डर शेयर किया है। फिर पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, ये तो सब लोग जानते हैं, जिस चीज को लेकर हमारा विवाद है, पीओ को लेकर हमारा विवाद है। फिर पंजाब, फिर गुजरात, राजस्थान, ठीक है। फिर म्यांमार, म्यांमार किन किन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर किए? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ओके, और एक है आपका नेपाल। नेपाल आप लिख लीजिए। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब आपको मैं अभी बता देता हूं, ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आप जानते हो वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर किए हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड। ठीक है, देखो एग्जाम में काफी बार एक क्वेश्चन पूछा गया बांग्लादेश से। बांग्लादेश भारत के कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं किया है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए। बांग्लादेश भारत के कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके साथ अपना बॉर्डर नहीं शेयर किया? तो देखिए, नहीं शेयर किया है ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा किस किसके साथ बॉर्डर शेयर किया है। तो ये बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा चाइना किस भारतीय स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर किया है, अगर आपको पूछा जाए वो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। नहीं किया है वो भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, इन 4 कंट्री से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उल्टे। कभी एक जगह में पाकिस्तान पूछा जाता है, कभी बांग्लादेश, कभी चाइना, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बहुत कष्ट करके मैं आप लोग के लिए ये लेके आया हूं, तो इसको आप लोग जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, वेट, हाँ, अब जानना पड़ेगा कि इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ बांग्लादेश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत कौन से कंट्री के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर किया है? सबसे लंबा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर किया है? बांग्लादेश का साथ शेयर किया है। ओके, और सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री का साथ शेयर किया है? चाइना। इसीलिए आप जानते हैं पहले आपका बांग्लादेश जिसके साथ भारत सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर किया है, और सेकेंड है चाइना जिसके साथ सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 104 नंबर। ए रैपिड फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स। बैरोमीटर के रीडिंग में तेजी से गिरावट क्या दर्शाती है? तो बैरोमीटर रीडिंग अगर तेजी से गिरता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? स्टॉर्म, यानी कि तूफान आने वाला है। सबसे पहले जानना पड़ेगा बैरोमीटर क्या है। बैरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बैरोमीटर के रीडिंग अगर जल्दी गिरता है तो इससे हमको पता चलेगा कि बहुत जल्दी तूफान होने वाला है, तूफान आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन डेजर्ट? भारतीय रेगिस्तान का नाम क्या है? भारतीय रेगिस्तान का नाम है थर, ठीक है, जो राजस्थान में है। अब देखिए, भारत के सबसे बड़ा डेजर्ट भी है थर डेजर्ट। ओके, सबसे बड़ा रेगिस्तान थर डेजर्ट। अब आपको याद रखना पड़ेगा द लार्जेस्ट, जो भी चीज मैं लिख रहा हूं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका डेजर्ट। बहुत सारा स्टूडेंट्स जानते हैं कि सहारा डेजर्ट अभी नहीं है,
पहले सहारा डेजर्ट आपका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान था, लेकिन अभी राइट आंसर है अंटार्कटिका डेजर्ट, जो एक कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि ठंडा डेजर्ट है। आप जानते हैं अंटार्कटिका में पूरा बर्फ है, तो बर्फ से भरा हुआ एक डेजर्ट इसमें है। ओके, क्वेश्चन आपको देखिए दो पूछा जाएगा। एक है द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, वो आपका अंटार्कटिका है। और ये अंटार्कटिका जो डेजर्ट है ये आपका कोल्ड डेजर्ट है, इसीलिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, वो भी आपका अंटार्कटिका डेजर्ट। अगर सेकेंड लार्जेस्ट पूछा जाए, सेकेंड लार्जेस्ट, ठंडे के बारे में भी नहीं पूछा, सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड अगर आपको पूछा जाए, तब आपका हो जाएगा पोलर एरियाज। पोलर कहां पे रहता है, आप जानते हैं पोलर बियर होता है, वो भी ठंडा जगह में। तो ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये भी आपका कोल्ड है। ओके, और अगर थर्ड लार्जेस्ट का बात करें, थर्ड लार्जेस्ट, तो ये आपका हो जाएगा सहारा डेजर्ट। तो दुनिया का तृतीय सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है, यानी कि सहारा रेगिस्तान है। तो ये जो आपका थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये एक हॉट डेजर्ट है, यानी कि गर्म डेजर्ट है। ओके, अब देखिए जो बड़ा और सेकंड में है वो ठंडा डेजर्ट है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा जाए द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़ा गर्मी रेगिस्तान कौन सा है, तब आपका हो जाएगा सहारा। ओके, नहीं तो ये थर्ड पोजीशन में अभी है अगर एरिया का हिसाब से देखा जाए तो। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपका असम में है, जहां से जुबिन गर्ग बिलोंग करते थे। ओके, बहुत ही फेमस, वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर भी है, और जुबिन गर्ग से आपको जानना चाहिए, आप बहुत सारा गाने हिंदी में भी सुने हैं, बांग्ला में भी सुने हैं। ओके, तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, वन हॉर्न्ड डायनासोर्स, वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स, RHINO, वन हॉर्न्ड डायनासोरस। ओके, यानी कि एक सींग वाले गेंडे, যেটাকে जो बांग्ला में बोले ये आपका है एक सिंगो गंडा, ठीक है जी। तो वन हॉर्न्ड राइनोसेरस। देखो कभी कभी पूछा जाता है मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क कहां पे है, वो भी आपके है असम में है। ओके, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया इज, भारत के सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी कौन सा है, तो डिगबॉय असम है। ओके, ये भी आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, इन व्हिच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी में, उसके एक्सिस में वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर है शिप्रा, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है। तो देखो एक वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया, देखिएगा, उसमें मैंने रिवर साइड सिटी और रिवर कौन सा है, यानी कि एक रिवर का मैंने नाम बोला, उसके बगल में कौन सा शहर अवस्थित है, उसका एक लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ वीडियो के माध्यम से, वो आप लोग देख लीजिएगा तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कॉमन आ जाएगा, और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत की सबसे अच्छी सूचलक है। तो कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सूचलक है, ये आपका हो जाएगा सिल्वर, उसके बाद आपका होगा कॉपर। सिल्वर वायर तो हम लोग यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज करते, उसके जगह में कॉपर वायर क्यों यूज करते। अगर सिल्वर वायर अगर हम लोग यूज करने जाए ना, तो सिल्वर वायर काट के सब घर लेके चला जाएगा और उसको बेच देगा, क्योंकि महंगा होता है, इसीलिए हम लोग उसके जगह में कॉपर वायर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज मेनली फाउंड इन गोबर गैस, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसमें मीथेन पाया जाता है, और मीथेन का केमिकल सिंबल CH4, ये CH4। मीथेन को हम लोग
मार्स गैस का नाम में भी जानते हैं, या मिथाइल हाइड्राइड, मिथाइल हाइड्राइड इसके नाम में भी जानते हैं, जो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि वर्णहीन और गंधहीन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 111, हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूंगा। तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य तिलक के नाम में भी हम लोग जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, फॉर हाउ लॉन्ग आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन हर 2 साल में राज्यसभा मेंबर के 1/3 निकल जाता है। ठीक है, हर 2 साल के बाद राज्यसभा के मेंबर का 1/3 निकल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और हिंदी भाषा एक ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के कौन से आर्टिकल में बोला है? आर्टिकल 343 में बोला है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। अब देखिए, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? बांग्ला में इसे बोलते हैं हमारा छायापथ का नाम क्या है? तो आकाशगंगा हिंदी में इसे कहते हैं तो मिल्की वे। ठीक है, तो आवर गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे। आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, व्हिच वाज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मर्तंड। उदंत मर्तंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिए। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मर्तंड। वैसे और 3 क्वेश्चन बनता है, जैसे फर्स्ट डेली बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर। पहला दैनिक बांग्ला भाषा समाचार पत्र कौन सा था? ये आपका है संवाद प्रभाकर। संवाद प्रभाकर। और किसने चालू किया था? ईश्वर चंद्र गुप्ता। ईश्वर चंद्र गुप्ता ने चालू किया था। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए फास्ट वीकली बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर, पहला साप्ताहिक बांग्ला भाषा समाचार पत्र कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा समाचार दर्पण। समाचार दर्पण पहला साप्ताहिक बांग्ला भाषा समाचार पत्र था समाचार दर्पण। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये आपका हो जाएगा बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। और एक किसने चालू किया था? हिक्स ने चालू किया था, HICKY। इसीलिए इसे हिक्स बंगाल गैजेट भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला समाचार पत्र था हिक्स का बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट आप याद रखिए, किसने चालू किया था? हिक्स ने चालू किया था। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, तुलसीदास रामचरितमानस इज रिटेन इन व्हिच डायलेक्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तुलसीदास की रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है?
तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, जैसे इसमें बोला किस बोली में लिखी गई, हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई, ये एक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रामचरितमानस किसने लिखा है, तो तुलसीदास, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अवधि में लिखा गया है, तो अवधि बोली में लिखा गया है। ओके, 20 सेट का मॉक टेस्ट फिटर के लिए भी लॉन्च कर रहा हूं और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी लॉन्च कर रहा हूं। दोनों का अलग अलग मॉक टेस्ट है। ओके, फिटर और इलेक्ट्रीशियन का एक ही मॉक टेस्ट में नहीं है। फिटर का अलग मॉक टेस्ट मिलेगा ऐप में, और इलेक्ट्रीशियन की भी अलग मॉक टेस्ट मिलेगा। इसमें 20 सेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। हर एक सेट में आपके टेक्निकल नॉलेज यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज से आपका 70 क्वेश्चन रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेगा, और बंगाली लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन रहेगा। बंगाली लैंग्वेज के जैसे ग्रामर, उसके बाद अनसीन पैसेज, उसके बाद और क्या बंगाली साहित्य से आपके क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो अभी देखिए, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आप जितना हो सके एमसीक्यू अभी पढ़िए। अभी एमसीक्यू पढ़ने का टाइम है। अगर आप थ्योरी या किसी का वीडियो देख के अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आपका नहीं हो पाएगा। अभी आपको नंबर ऑफ एमसीक्यू ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए। आपके प्रिपरेशन लेवल देखिए कि जब भी आप टेस्ट देंगे तो उसमें आपका रैंक दिखाएगा, आपका एक्यूरेसी कितना हो रहा है। क्योंकि इस टेस्ट में इस तरह से सेटिंग किया गया, जैसे टेक्निकल नॉलेज के 70 क्वेश्चन है, इसमें आपके सभी को 50% मार्क्स लाना है जो अनडिजर्व कैटेगरी से। ओके, जनरल नॉलेज में 20 में से आपको 50% मार्क्स लाना है जो अनडिजर्व कैटेगरी में। रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को 40% मार्क्स लाना है। और बंगाली लैंग्वेज में भी 10 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन सही करना है। तो इसमें सेक्शन वाइज आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। पहले आपका टेक्निकल नॉलेज आएगा। टेक्निकल में अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर टेक्निकल छोड़ जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, फिर बंगाली लैंग्वेज में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो इसमें टेस्ट को सेक्शन वाइज जैसे 70, 20, 10 इस सेक्शन में डिवाइड किया गया। कोर्स जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपके नो नेगेटिव मार्किंग फीचर्स भी दिखाएगा। जब आप अटेम्प्ट करते हो उसमें आपके कौन सा करेक्ट हुआ, कौन सा इनकरेक्ट हुआ, कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ दिए, सब देख सकते हैं। और जितने भी आपके नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल का ये जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूरी है। 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको कोर्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैथ रहता है, इसमें आपके रीजनिंग रहता है, इसका सोल्यूशन भी आपको इसी के साथ साथ मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करिए, फिर इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करिए। टेस्ट सीरीज सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको ऑल टेस्ट सीरीज ऊपर में अगर ऑप्शन दिखा रहा है उसमें जाइएगा तो उसमें फिटर के लिए भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और इसमें आके आप लोग बहुत अच्छा से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए आपके 10-10 सेट अपलोड है, फिटर के लिए भी 10 सेट है और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 10 मॉक टेस्ट अपलोड है। अभी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 2-3 दिन का, उसमें आपके प्रिपरेशन करने में भी, मॉक टेस्ट देने में भी आपको टाइम लगेगा। 2-3 दिन में फिटर का भी बाकी 10 और इलेक्ट्रीशियन के भी बाकी 10 सेट में अपलोड कर दूंगा। अगर फीस की बात करें तो कितना फीस है, देखिए इस बार फीस आपके लिए कम रखा है, 250 फीस है। 250 फीस है। अभी 20 सेट का मैंने प्लानिंग किया, 20 सेट का मैंने प्लानिंग किया, 250 फीस है। अगर हमें टाइम सच में मिला तो उसमें मैं 25, 21, 22 1-2 एक्स्ट्रा भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए कोई भी प्राइस नहीं बढ़ेगा। किसके लिए, जो कोर्स में अभी एनरोल हो जाएगा उसके लिए प्राइस नहीं बढ़ेगा। उसमें अगर मैं 22 या 25 सेट अपलोड कर दूं तो प्राइस बढ़ सकता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो 250 अभी प्राइस है, इसमें भी आपका 25 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। 25 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा। 225 में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में एसएमएस करिएगा। ठीक है, आप लोग एसएमएस करिए कि टेस्ट सीरीज हमें बाय करना है, फिटर या इलेक्ट्रीशियन, वो आप लोग लिखिएगा। तो 225 में आपको टोटल 20 सेट अभी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, शॉर्ट फॉर्म डीवीसी, आप सभी जानते हैं। इसके तरफ से डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वैकेंसी निकल कर आता है। जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर काफ़ी रिक्रूटमेंट आता है।
द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1948 विद द पार्टिसिपेशन ऑफ दामोदर घाटी निगम का गठन 1948 में किसकी भागीदारी से किया गया था? तो डीवीसी का गठन हुआ था 1948 में। किस किस का भागीदारी से बनाया गया था? वेस्ट बंगाल, बिहार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भागीदारी में या पार्टिसिपेशन में बनाया गया था या कोऑपरेशन में बनाया गया था। ओके, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगिन? आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहां शुरू हुई? तो ये एथेंस ग्रीस में शुरू हुआ था, 1896 में शुरू हुआ था। ओलंपिक गेम हर 4 साल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, इन व्हिच स्पोर्ट हैज इंडिया ओन द गोल्ड मेडल 8 टाइम्स इन द ओलंपिक्स? किस खेल में भारत ने ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये हॉकी है। और हॉकी में ओलंपिक में भारत 8 बार गोल्डन मेडल जीता है। ओके, देखो हॉकी से एक चीज याद आ जाता है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद किस खेल के साथ संबंधित है? हॉकी के साथ। और इसीलिए मेजर ध्यानचंद के या मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के अनुसार स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है। स्पोर्ट्स डे कब है? 29 अगस्त मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे। ठीक है, किसके बर्थडे का स्मरण में बनाया जाता है? वो है मेजर ध्यानचंद। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, व्हेयर एंड व्हेन डिड इंडिया लास्ट विन ए गोल्ड मेडल इन हॉकी? भारत ने हॉकी में आखिर बार स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो 1980 इन मॉस्को, 1980 में मॉस्को में जीता था भारत लास्ट बार स्वर्ण पदक हॉकी में। ओके, 121 नंबर क्वेश्चन, इन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स आर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? ओलंपिक गेम कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं? 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स आयोजित किया जाता है। पिछला क्लास में ओलंपिक गेम्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 122, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? यानी कि IOC कहां पर स्थित है? तो ये आपका है लाओसन्ने, जो स्विट्जरलैंड में है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 123 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ नंदो डायनेस्टी? नंद वंश का राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका है पाटलिपुत्र। नंद वंश से वंश का राजधानी कहाँ पे थे? पाटलिपुत्र में थे। फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, तो नंद वंश का फाउंडर कौन थे? प्रतिष्ठापक कौन थे? ये आपका है महापद्मा नंद। तो नंद वंश के प्रतिष्ठापक थे महापद्मा नंद। ओके, देखिए जब वंश के बात आया उसका प्रतिष्ठापक कौन था वो आपको जानना चाहिए। तो कुछ डायनेस्टी का नाम लिख लीजिए और उसका फाउंडर कौन था, प्रतिष्ठापक कौन थे, ये भी आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मौर्य वंश, MAURYA, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था। चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालया चोल। ओके, स्लेव डायनेस्टी, दास वंश के प्रतिष्ठापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। गुप्त वंश का प्रतिष्ठापक कौन था? श्रीगुप्ता। मुगल वंश का प्रतिष्ठापक कौन था? बाबर। राष्ट्रकूट वंश का प्रतिष्ठापक कौन था? दंती दुर्ग।
दंती दुर्ग। तो देखो इतने सारा वंश है जो इंपॉर्टेंट है, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य वंश का प्रतिष्ठापक चंद्रगुप्त मौर्य, चोल वंश के विजयलाल चोल, स्लेव यानी कि दास वंश के प्रतिष्ठापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुप्त यानी कि गुप्त वंश के प्रतिष्ठापक श्रीगुप्त, मुगल वंश के प्रतिष्ठापक बाबर, राष्ट्रकूट वंश के प्रतिष्ठापक दंती दुर्ग। ओके, और नंद वंश के प्रतिष्ठापक कौन है? महापद्मानंद। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग में कितने वृत्त हैं? ये आपका हो जाएगा 5 वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 125, हु वाज द प्लेयर हु हैज ओन मोस्ट गोल्ड मेडल इन वन ओलंपिक? एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपका माइकल फेल्प्स। ठीक है, एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला प्लेयर है माइकल फेल्प्स। क्वेश्चन नंबर 126, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली माउंटेन रेंज? निम्नलिखित में से अरावली माउंटेन यानी कि पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका है गुरु शिखर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, साइना नेहवाल who won bronze medal in 2012 Olympic Games is related to which sports are you from? देखो साइना नेहवाल जिन्होंने 2012 ओलंपिक खेलों में कांसा पदक जीता था, ये किस खेल के साथ संबंधित? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन के साथ संबंधित है, इस खेल में वो जुड़ी थी। 128 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 साल में भाग लिया था। 1900 साल में भारत पहला बार ओलंपिक गेम्स में भाग लिया था। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन ए मेडल इन ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये आपका है कर्णम मालेश्वरी। ठीक है, ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी कर्णम मालेश्वरी। 130 नंबर क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन बैक टू द वेदर्स? वेदों की ओर लौटो, इस नारा किसने लगाया था? तो ये आपका है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये मैंने पहला क्लास में भी डिस्कस किया, पहला क्लास में भी, और ये पहले ही क्वेश्चन था शायद, तो ये दोबारा रिपीट हो गया। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका राइट आंसर है सिमुका, SIMUK, सिमुका। सातवाहन वंश का प्रतिष्ठापक था सिमुका। 132 नंबर क्वेश्चन, मिल्क फीवर डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? पशुओं में मिल्क फीवर रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर रोग होते हैं पशु में। 133 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम द ब्लड? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से यूरिया को छानता है? तो देखो ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है किडनी का। ओके, और अगर किडनी खराब हो जाता है तो कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किडनी खराब होने से डायलिसिस दिया जाता है। ओके, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी का अगर एड्स होता है तो कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? उसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा, ELIA से एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ओनली इंडियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला या जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन। अभी तक का एक ही ऐसा भारतीय है जिसने या जिसे इकोनॉमिक्स फील्ड, अर्थशास्त्र फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। 135 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज फेमस फॉर प्लेइंग व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखो बिस्मिल्लाह खान जैसे भारत रत्न मिला था, तो किस वाद्य यंत्र बजाने में
बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये आपका है सेनाई। ओके, और दो नाम है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो और कौन सा है, वेट, जैसे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तबला। ओके, और रविशंकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सितार। तो तीनों नाम आपको याद रखना, बिस्मिल्लाह खान सेनाई, जाकिर हुसैन तबला और रविशंकर सितार बजाने के लिए बहुत ज्यादा प्रमुख है। 136 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 137 नंबर क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विथ द कोऑपरेशन ऑफ व्हिच कंट्री? देखो भिलाई स्टील प्लांट जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो देखो इन सब सेल के जितना भी स्टील प्लांट है सबको बनाने के लिए बाहर किसी ना किसी देश के साथ कोऑपरेशन करना पड़ा था, ये सहयोग लेना पड़ा था। ठीक है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट को बनाने के लिए रसिया का साथ कोऑपरेशन करना पड़ा था। ठीक है, तो भारत और रसिया ने मिलकर भिलाई स्टील प्लांट को बनाया था। वैसे अगर हम लोग देखें दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी का स्थापना हुआ था 1950 में, और किस कंट्री का कोऑपरेशन में बनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, या आप ब्रिटेन बोल सकते हो। ब्रिटेन और इंडिया का कोऑपरेशन में दुर्गापुर स्टील प्लांट को बनाया गया था। वैसे राउरकेला का अगर बात करें तो वेस्ट जर्मनी और इंडिया का कोऑपरेशन में राउरकेला स्टील प्लांट यानी कि आरएसपी को बनाया गया था। कब स्थापना हुआ था? 1959 में। बोकारो स्टील प्लांट को बनाया गया था 1964 में, रसिया और इंडिया का कोऑपरेशन में बनाया गया था, दोनों का साथ मिलकर बनाया गया था। इसको स्टील प्लांट बनाया गया था भारत और साउथ कोरिया का पॉस्को के साथ मिलके बनाया गया था। तो इंडिया और साउथ कोरिया के पॉस्को के कोऑपरेशन में बनाया गया था इसको स्टील प्लांट। ओके, जिसे आप बानपुर के नाम में जानते हैं। तो जितने भी स्टील प्लांट है किन किन अलग देशों के साथ कोऑपरेशन करके बनाया गया था, तो आपको पता चल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन नॉर्थ पोल? उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्रों का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाद्री। ठीक है, तो नॉर्थ पोल पर अवस्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर का नाम है हिमाद्री। 139 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड? इसमें बोल रहा है दुनिया में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी जुनको तबेई ऑफ जापान। दुनिया में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुनको तबेई, जो जापान की थी। ओके, 140 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, जॉन्डिस इज ए डिजीज ऑफ व्हिच ऑर्गन? ये जॉन्डिस है, पोलियो नहीं। जॉन्डिस किस अंग का रोग है? तो ये आपका लिवर, इससे आपका लिवर खराब होता है, लिवर आपके लिवर के साइज जो होना चाहिए उससे बढ़ जाता है। इसलिए इस टाइम आपको जो भी फास्ट फूड वगैरह है कम खाना होता है, थोड़ा आपको डाइट मेंटेन करना होता है। ओके, 141 नंबर क्वेश्चन, ए फ्लूइड exert equal pressure in all direction, this statement is related to which law? एक तरल पदार्थ सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, एक कथन किसके संबंधित कौन सा नियम है? देखो ये पास्कल लॉ है। किसी भी एक कॉन्फाइंड जार में और लिक्विड है, ठीक है, इतना तक सोचो, लिक्विड है, और लिक्विड अगर स्थिर है, तो लिक्विड अगर स्थिर है, इसमें अगर हम लोग इस जार के लिक्विड के किसी भी पोर्शन में दाब लगाते हैं, तो ये जो भी दाब लगाते हैं ना, एक पॉइंट से दाब लगाते हैं, ये दाब लिक्विड की चारों तरफ और फैल जाता है, चारों तरफ और ये दाब फैल जाता है। ठीक है, तो यही बोला है, ए फ्लूइड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जब भी हम लोग एक कंटेनर में सोचो पानी है और पानी स्थिर है, उसमें अगर एक जगह में हम लोग दाब लगाते हैं ना, तो दाब के कारण वो जो प्रेशर है सभी
दिशाओं में जाके लगाते हैं, तो जो भी जार में है उसके वॉल में जाके सभी दिशाओं में धक्का लगाते हैं। तो एक किस लॉ के कारण होता है, ये पास्कल लॉ ने ये बोला है, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ यही बोलता है, पास्कल लॉ का ये स्टेटमेंट है। वेट, व्हाट इज द मिनरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल में रहता है मैग्नीशियम यानी कि Mg, और मैंगनीज का होता है Mn, केमिकल फॉर्मूला या केमिकल सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज इन एलपीजी गैस? एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन का अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो हो जाएगा C4H10 और प्रोपेन का हो जाएगा C3H8। ओके, 144 नंबर क्वेश्चन, हु फर्स्ट रीड अशोका's इंस्क्रिप्शन? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच बुद्धिस्ट मॉन्क डिड अशोका एडॉप्ट बुद्धिज्म? किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो देखिए, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये आपका है उपगुप्त, उपगुप्त राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, व्हिच मुगल एम्पेरर वाज इलिटरेट? कौन सा मुगल सम्राट निरक्षर था? तो कौन सा मुगल सम्राट निरक्षर था? ये आपका है अकबर, इसलिए वो अपना जीवन कहानी खुद नहीं लिख पाया। और इसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था अबुल फजल, अबुल फजल, इसने अकबर के कहानी लिखने में मदद की है, ठीक है। तो अकबर था निरक्षर और अबुल फजल ने क्या क्या लिखा था? आईनी अकबरी, आईनी अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों बुक लिखा था। किसके ऊपर लिखा था? अकबर के ऊपर लिखा था। लिखा था कौन? अबुल फजल ने। ओके, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर शहर का स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 148, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 149, हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ लंगर इन सिख हिस्टोरी? सिख इतिहास में लंगर का परंपरा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर की परंपरा शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, व्हिच इज द ओल्डेस्ट वेदा? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ओके, इसमें टोटल कितना हिम्स है? टोटल इसमें है 1028 हिम्स है और 10 मंडल है, 10 मंडल यानी कि 10 क्लास है। ओके, देखिए ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद है। और सामवेद, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, म्यूजिक के चर्चा किस वेद में किया गया है? तो संगीत के चर्चा किया गया सामवेद में। और मैजिकल चार्म्स यानी कि जादू विद्या, यही तो जादू विद्या हिंदी में भी शायद वही बोलते हैं। तो जादू विद्या किस वेद में किया गया है? वो आपका हो जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, व्हिच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थे? तो देखिए कौन सा सुल्तान ने अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ओके, ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड द फर्स्ट 5
ईयर प्लान स्टार्टिंग? व्हेन डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टिंग? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 में शुरू हुआ था। ओके, 153 नंबर क्वेश्चन, चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन सांग स्टडीड इन व्हिच यूनिवर्सिटी? चीना यात्री ह्यूएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ओके, और इसका लिखा गया एक बुक है जिसका नाम है सी यू की। तो ह्यूएन सांग का लिखा हुआ एक बुक का नाम है सी यू की। ओके, व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? किस रक्त समूहों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप को कहा जाता है, और ओ में ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर नहीं बोला जाता है। ठीक है, वैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सार्वभौमिक एक्सेप्टर माने जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, सार्वभौमिक जो भी सभी ब्लड ग्रुप को जो अपने अंदर ले सकता है, तो वो एक्सेप्टर कौन है? ए बी ग्रुप। ठीक है, ओके, सार्वभौमिक डोनर है ओ पॉजिटिव। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? 206 हड्डियां होते हैं। और एक न्यूबॉर्न बेबी में मतलब एकदम जो बच्चा पैदा होता है उसके बॉडी में कितने हड्डियां होते हैं? अबाउट 300, एग्जैक्ट 300 नहीं, अबाउट लगभग 300 उसमें हड्डियां होते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन, तो देखो बाद में क्या होता है, ये जो 300 हड्डियां रहता है ना, बाद में एक एक हड्डियां दूसरे के साथ जुड़ जाता है और फाइनली 206 हड्डियां हो जाता है एडल्ट में। ओके, व्हिच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है, इसीलिए सुबह के जो धूप होता है उसमें थोड़ा सा आपको 10 मिनट 15 मिनट अपने शरीर को थोड़ा सा सेक लेना है। ठंडे के टाइम बहुत अच्छा होता है, गर्मी के टाइम तो आप नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन सुबह सुबह अगर आप 15 मिनट धूप लेते हो तो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी का कमी से क्या रोग होता है? रिकेट होता है, बच्चों में रिकेट होता है, इसीलिए 1 साल तक बच्चे को विटामिन D3 का ड्रॉप दिया जाता है। और जो विटामिन डी का केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है। 157 नंबर क्वेश्चन, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो? मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ये आपका मलेरिया होता है। ओके, 158 नंबर क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? लाइट का स्पीड कितना है? प्रकाश का गति है, देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जनरली इसको मीटर पर सेकेंड में पूछा जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको याद रखना है। लाइट का जो स्टडी होता है उससे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। और लाइट सबसे जल्दी किसमें मूव करता है? तो वो वैक्यूम में सबसे जल्दी लाइट मूव कर पाता है। ठीक है, टाइम इज टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। तो देखिए सूर्य किरण को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। सूर्य किरण को पृथ्वी में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। और लाइट ट्रेवल फास्टर इन, किसमें सबसे तेज ट्रेवल कर पाता लाइट? तो वैक्यूम आपका राइट आंसर है। 160 नंबर क्वेश्चन, हु टोल्ड फास्ट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये आपका राइट आंसर है कोपरनिकस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 161 नंबर, व्हाट इज लाइट ईयर रिलेटेड टू? लाइट ईयर किससे संबंधित है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी कि आप बोल सकते हैं कि खगोलीय दूरी। एस्ट्रोनॉमिकल जो भी एस्ट्रोलॉजी का जो भी चीज होता है ना, आप जानते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने के लिए लाइट ईयर का हम लोग यूज करते हैं। देखो
लाइट ईयर से, हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के सबसे बड़ा यूनिट होता है पार्सेक, ये चीज आप याद रखिए। पार्सेक होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट। ये कितना लाइट ईयर के बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, लाइट ईयर के बराबर होता है। ओके, और 1 फार्मी से भी क्वेश्चन दिया जाता है। 1 फार्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, वेयर इज गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने कुछ टाइम पहले बताया, अमृतसर में स्थित है। ओके, वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड? चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार किसने स्थापना किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक है स्लेव डायनेस्टी का, यानी कि दास वंश के प्रतिष्ठापक। मैंने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बोला। ओके, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। अगर आपको इंडिया गेट बोला जाए तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, तो दोनों अलग है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। ओके, इससे कंफ्यूज हो जाता है, ये क्वेश्चन आरपीएफ का एग्जाम में पूछा गया था। 166 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज इंडिया गेट लोकेटेड? दिया भी है, न्यू दिल्ली। 167 नंबर, वेयर इज द ताजमहल सिचुएटेड? ताजमहल कहां पर है? आगरा में है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 168, वेयर वाज द आजाद हिंद फौज एस्टैब्लिश? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का स्थापना की गई थी। और किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था। ओके, और देखो इसके आजाद हिंद फौज जब भी नाम आता है ना, इसमें सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या स्थापना किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या फॉरवर्ड ब्लॉक अगर आपको पूछा जाए किसने स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था। 169 नंबर क्वेश्चन, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर मनाया जाता है। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे का दिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। व्हेन इज स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? स्पोर्ट्स डे यानी कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के बर्थडे का दिन 29 अगस्त मनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जब तक आपका 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत सारा नया नया क्वेश्चन है। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज स्पोर्ट्स डे? किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के हिसाब से मनाया जाता है। व्हेन इज एनवायरनमेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग मैंने आज तक जो भी एग्जाम दिए उसमें से 5 से 6 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा है। ओके, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करेंगे या मरेंगे स्लोगन किसने दिया था? करेंगे या मरेंगे नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ये स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने। 174 नंबर क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, व्हिच नेशनल मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट? किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम में जाना जाता है? तो स्वदेशी मूवमेंट को वंदे मातरम आंदोलन के नाम में जाना जाता है। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 में शुरू हुआ था। और कब तक चला था? 1911 तक चला था। स्वदेशी मूवमेंट क्यों चालू किया गया था? ताकि हम लोग विदेशी जिनिस को वर्जित करेंगे और हमारा जो भी देसी चीज है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। देसी चीज हम लोग यूज करेंगे और विदेशी जो भी चीज है हम लोग उसको वर्जन करेंगे। ओके, 177 नंबर क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये आपका भगत सिंह ने दिया था। ओके,
हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये सभी स्टूडेंट जानते हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, और ये अगर आप नहीं जानते तो आप बहुत पीछे हैं। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 179 नंबर क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हु गिव द स्लोगन मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ओके, नेक्स्ट 1857 में जो महाविद्रोह हुआ था उसमें पहला शहीद हुआ था मंगल पांडे। 1857 का मूवमेंट में पहला शहीद कौन हुआ था? मंगल पांडे ने हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, द yearning for sacrifice is now in our hearts, let us see how much strength the murderer has in his arms, who gave the slogan। देखो, त्याग की तमन्ना अब हमारा दिल में है, देखना है कितना हथियारा की भुजाओं में कितना ताकत है। ये नारा किसने दिया था? तो ये बोला था राम प्रसाद बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था और यह स्लोगन दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 183, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। Which social reformer made the most efforts to end the practice of सती, किस समाज सुधारक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किए हैं? तो सबसे अधिक प्रयास किया था राजा राममोहन राय ने, सती प्रथा को बंद किया था। Who founded रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? बेलूर में है, बेलूर वेस्ट बंगाल। 186 नंबर क्वेश्चन, ऑन व्हिच डेट इज महात्मा गांधी बर्थडे सेलिब्रेटेड, महात्मा गांधी का बर्थडे कब मनाया जाता है? जिस दिन मनाया जाता है वो वो दिन हम लोग गांधी जयंती कहते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर मनाया जाता है। 187 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, 188 नंबर क्वेश्चन, हु गिव द टाइटल महात्मा टू गांधी जी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, या टाइटल किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 189, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, इस बुक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। Which is the highest civilian award of India, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, भारत रत्न, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न हिंदी में, इंग्लिश में भारत रत्न और हिंदी में शायद भारत रत्न, बांग्ला में भारत रत्न। ठीक है, और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। लगातार 3 क्वेश्चन ऐसे मैं डिस्कस करूंगा जिसे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, व्हिच इज द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ फिल्म, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के अवार्ड। 192 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम इंडियाज हाईएस्ट गैलेटरी मेडल, भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। ओके, 193 नंबर क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कालिदास का रचित कुछ बुक्स है जैसे शकुंतला, उसके बाद मालविकग्नि मित्रों, विक्रम उर्वशी, मेघदूत,
मेघदूत, शकुंतला, मालविकाग्नि, मित्रों और विक्रम उर्वशी, ये चारों बुक का नाम आप लोग याद रखिए। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ठीक है। 194 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 195 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहली व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहली व्यक्ति थे यूरी गैगारिन, जो रशिया से था। ओके। 196 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चांद पर कदम रखने वाला पहला आदमी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अभी तक चांद में कोई भी भारतीय नहीं जा पाया। ओके। तो देखिए, स्पेस में जाने वाला पहला, दुनिया का पहला आदमी कौन था? यूरी गैगारिन, जो रशिया से थे। और भारत के कौन था? भारत के था राकेश शर्मा, जो स्पेस पर यानी कि अंतरिक्ष में गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट एंड व्हेन वाज इट लॉन्च? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए, पहला भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था, और 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। ओके। 199 नंबर क्वेश्चन, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्रों के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरेस। ओके। 200 नंबर क्वेश्चन और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच डेट इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखिए। जैसे 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वैसे ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च मनाया जाता है। ठीक है। तो इसी के साथ साथ आज का टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। देखो, जिस भी क्वेश्चन के साथ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने का जरूरत था, जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस होता है, मैं ऑलरेडी डिटेल में हर चीज बता दिया हूँ। ओके। अगर मैंने ये लेके नहीं आता ना, हर चीज मेरा दिमाग में नहीं रहता, क्योंकि मैं जो चीज में देखो टेक्निकल होता है तो बिना किसी बुक देख के मैं ऐसे भी बता दूंगा। नॉन टेक्निकल में क्या है? नॉन टेक्निकल में रेगुलर आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन पेपर, जो भी पेपर होता है आपके पेपर, मैं देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज 5.5 साल से मैं वही देख के आ रहा हूँ, और उस हिसाब से जब भी मैं कोई भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आप लोग को कराता हूँ, जो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ उसके साथ साथ और क्या क्या क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो भी मैं लिख के आप लोग के लिए लाता हूँ, ताकि ये बताऊंगा अगर एग्जाम में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आप पूछा जाए तो जो मैंने रिलेटेड टॉपिक्स में बात की उससे भी आपको क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। ओके। तो आज का क्लास में इतना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है और इस सीरीज अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो एटलीस्ट आप लोग प्ले स्टोर में मेरा ऐप का फीडबैक दे दीजिएगा। जैसे भी आपका रिव्यू देने का है वैसे आप लोग अपना हिसाब से रिव्यू दीजिए। मैं टेक्निकल का तो आप लोग क्लास देखे कितना मेहनत से, कितना शिद्दत से हर एक क्लास को मैंने रिकॉर्ड किया, तो उस हिसाब से, और नॉन टेक्निकल क्लास कैसा लग रहा है, अपना ऑथेंटिक, अपना ऑनेस्ट रिव्यू प्ले स्टोर में जरूर दे दीजिएगा। भूलिएगा मत, मैं डेली यही बात बताता हूँ, लाइक करने का तो कोई जगह नहीं है, एटलीस्ट आप लोग इतना कर सकते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।